हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है फोकस कॉन्सेप्ट्स में। देखो, पीजीटी 2021 में अभी मैंने आपको एक पेपर सॉल्व कराया है थोड़ी देर पहले। पेपर पीजीटी हिंदी मेल का था, अभी भी पीजीटी हिंदी मेल ही है, बट वो मॉर्निंग शिफ्ट थी 9 से 12। और अब जो हम जिसके मैथ्स के सॉल्यूशन करेंगे ये टाइमिंग रहेगी 2 से 5 वाली। तो कंप्लीट पीडीएफ का देखो फिर से आपको एक बार लिंक दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी कौन से मैथ्स के 20 क्वेश्चन है देखो, वन बाय वन करके समझना है उनको। यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि एक तरंग ताल में दो पाइप लगे हुए हैं। देखो, मैं थोड़ा सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ना दो पाइप है, आप मान लो ए और बी है, और उनमें से एक पाइप ए अगर इसको 20 मिनट में भर सकता है अकेले, तो दूसरा पाइप इसे 30 मिनट में भर सकता है अकेले। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले ना आप कैपेसिटी बना लो इस टंकी की, जो कि 20 और 30 के एलसीएम से बनेगी। इन दोनों का एलसीएम रहेगा 60, और पाइप ए की क्षमता जैसे कि आप समझ पा रहे हो 3 होगी और बी की 2 होगी। अब इसने बोला दोनों पाइपों को एक साथ खाली टंकी में खोला जाता है। हालांकि कुछ समय बाद पाइप ए ने काम करना बंद कर दिया और शेष टंकी को ना 18 मिनट में भर दिया गया। अब देखो, ए और बी को जैसे कि हमने एक शुरू किया और कुछ टाइम तक ये दोनों साथ काम कर रहे थे, बट हुआ क्या, कुछ टाइम बाद ए ने काम करना बंद कर दिया। तो इसका मतलब है उस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ बी ने काम किया होगा, और जो भी शेष टंकी बची थी वो बता रखा है 18 मिनट में भरी गई है। तो आखिरी के 18 मिनट बी काम पर था, मतलब पाइप बी काम कर रहा था, और 2 इस पाइप की क्षमता है, तो यानी इसने 36 इकाई पानी भरा होगा। और जैसे कि आप समझ पा रहे हो टोटल 60 इकाई इस टंकी में पानी आता है, तो ऊपर जो दोनों ने मिलकर पानी भरा था वो 24 था। अब 24 पानी भरने में कितना टाइम दोनों को लगा होगा, तो आप वो भी आप पता लगा सकते हो। दोनों की क्षमता आपको पता है 5 है, कैलकुलेट आप करोगे तो 4.8 मिनट मिलेगा। तो इसका मतलब है 4.8 मिनट तक दोनों पाइपों को साथ खोलने पर पाइप ए ने काम करना बंद कर दिया। तो ए ने जो काम करना बंद किया वो 4.8 मिनट बाद किया। चलते हैं इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, और यहाँ फिर से एक डीएसएसबी की गलती है। गलती क्या है देखो, मैं आपको बताता हूँ। आपको देखो यहाँ से लगेगा कि 2 की मल्टीप्लाई करनी है 5/11 में, बट डीएसएसबी इसको देना चाहता था 2 सहित 5/11 बनाकर, और ऐसे ही 6 की गुणा 1/9 में नहीं करनी, बल्कि इसका मतलब है 6 सहित 1/9। तो आपके पेपर में भी अगर ऐसा हो जाए तो आप समझ जाना, समझदार देखो आपको ही बनना पड़ेगा। इधर देखो 232 का 12.5% आप पहले निकाल लो, और 12.5% की फ्रैक्शन उम्मीद है आपको याद होगी 1/8 होती है। तो 8 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16 और बचा 72 यानी कि 9। अब इसको आप कैलकुलेट जब करोगे देखो, 2 गुना 11 22 और 5 27/11, और इनटू में 9 गुना 6 54 और 1 55/9। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे देखो, यहाँ से आपको ना 15 मिल रहा है, और अगर आप समझ पा रहे हो बस यही 15 29 में से आके माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 14। तो 14 का आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको एक टेबल दिखा रखी है और बता रखा है कि भाई 2019 दिसंबर में सड़कों पर कितने वाहन, किस तरीके के वाहन देखे गए, वो आपको बता रखा है। सवाल बड़ा आसान से पूछा है कि भाई ट्रक, कार और बस। देखो, ट्रक, कार और बस, इन तीनों की जो औसत संख्या है, मतलब तीनों का जो औसत है वो कितना % कम है किससे, कार से। तो देखो, सबसे पहले हमें एवरेज निकालना है इन तीनों नंबर्स का, और एवरेज निकालने के लिए वैसे तो आपको पता है कि तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर लो, बट आप बड़े ध्यान से अगर देखोगे ना तो 5400 और 7200 का जो अंतर है 1800, वही अंतर 7200 और 9000 का भी है। और जब ये एक सेम इंटरवल पर होते हैं ना, मतलब जब नंबर्स के बीच का डिफरेंस कॉमन होता है, तो बीच वाला जो नंबर होता है वही एवरेज होता है। तो 7200 इसका एवरेज होगा, और हमें बताना है कि ये 7200 कितना % कम है इस 9000 से। तो आपको नज़र आ ही रहा होगा कि 1800 कम है 9000 से, और परसेंट के लिए 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे देखो, 2 से 2 ज़ीरो घटी, 1 ज़ीरो यहाँ घटी, 9 से 2 बारी कटा, आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 20%।
इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको बता रखा है कि एक बस 3 बराबर दूरियां चलती है और स्पीड अलग अलग है, मतलब दूरियां तो बराबर है बट एक जगह उसने 200 की स्पीड से चला है, एक जगह 400 की स्पीड से और एक जगह 600 की स्पीड से। अब आपको बताना है पूरी यात्रा के लिए बस की औसत गति क्या थी। एवरेज स्पीड आपको निकालना है और एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल कितना डिस्टेंस हमने टोटल कितने टाइम में चला, ऐसे आप एवरेज स्पीड निकालते हो। अब देखो डिस्टेंस दे नहीं रखा बट ये जरूर बता रखा है कि भाई तीनों डिस्टेंस इक्वल है, तो आपका जो मन करे आप एक डिस्टेंस मान लो, और ज़्यादा अच्छा है कि आप इन नंबर्स के एलसीएम से मानो ताकि आसानी से उसको काट पाए। अब 200, 400, 600 का देखो एलसीएम होता है 1200, तो उन 3 दूरियों में से हमने प्रत्येक दूरी को 1200 मान लिया और टोटल डिस्टेंस का मतलब होगा देखो 3 गुना 1200, ऐसी ऐसी 3 दूरी है। डिवाइड आपको करना है टोटल टाइम से। अब टोटल टाइम देखो काउंट आप कर सकते हो कि 1200 किलोमीटर की पहली दूरी 200 की स्पीड से चलने में 6 घंटे लगे होंगे, यहाँ लिख देते हैं। अब अगला जो 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो देखो 400 की स्पीड से चला है, तो 1200 बटे 400 आप समझ रहे हो 3 घंटे यहाँ लगे होंगे। और देखो तीसरा जो डिस्टेंस है ना 1200 का वो 600 की स्पीड से चला है, तो 2 घंटे यहाँ भी लगे होंगे। तो 6 और 3 9 और 2 11 घंटे में डिस्टेंस चला गया है। बाकी देखो ये बन रहा है 3600 बटे 11, पूरा ये कटने नहीं वाला, तो इसलिए थोड़ा सा ना लगभग आंसर रहेगा। इसको देखो कैलकुलेट करते हैं, 11 से आप समझ पा रहे हो 3 बार ही तो पूरा कटेगा, ये हो जाता है 33। फिर बचा 3 और 0 यानी 30, तो 11 दूनी 22, बचा 8 और 0 और 7 बारी गया 77, 327 पॉइंट कुछ आएगा और अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 327, बस यही इसका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको नज़र आ रहा है, कहता है कि भाई महिमा ने 40 रुपये प्रति किलोग्राम पर x किलोग्राम चावल खरीदे और इन 40 रुपये में जो उसने ख़रीदा है ना ये 12 मतलब x किलोग्राम सामान, तो x में से 12 किलोग्राम सामान उसने बेच दिया x रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, और जो बचा शेष वो बेच दिया 60 रुपये किलोग्राम की दर से, और कुल लाभ जो उसको हुआ ना वो 8% का हो रहा है। आपको बताना है 60 रुपये प्रति किलोग्राम में जो चावल बेचा है वो कितना किलोग्राम बेचा है। तो देखो इसको आपको डिटेल ही करना होगा। जैसे आप मान लो कि 40 रुपये किलो चावल है और x किलोग्राम चावल है, तो इसका मतलब है ये सारा चावल ना 40x रुपये में ख़रीदा होगा और इस पूरे पे ना 8% का प्रॉफिट हुआ है। तो देखो 100% ये खुद है, 8% का प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं इसका 108% निकाल लेता हूँ तो मुझे यहाँ से ना इन सभी चावलों का सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। कितना आ रहा है कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से 2 बारी कटा और 2 से 5 बारी कटा, तो 216 बटे 5 x, इतने रुपए में उसने सारा सामान बेचा है। अब हम देखते हैं देखो कैसे कैसे बेचा है। देखो इनमें से ना 12 किलोग्राम x में से 12 किलोग्राम जो उसने ये चावल बेचा है, तो ये x रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा है, तो यानी कि 12x हो गया सेलिंग प्राइस। अब कितने चावल और बचे, तो आप बोलोगे भाई x में से 12 तो बेच ही दिया हम, तो x में से बस 12 हटा, तो जो भी है वो बचा हुआ चावल आ जाएगा। अब ये उसने देखो बेचा है 60 रुपये के हिसाब से, तो ये बचे हुए चावलों का सेलिंग प्राइस आ गया। और टोटल सेलिंग प्राइस जैसे कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ 216 बटे 5x है। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करते हो x की वैल्यू निकाल सकते हो, बहुत आसान है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा जब 60 मल्टीप्लाई करेगा तो आप लिखोगे 60x माइनस का 720, और यही 60x जब 12x में जुड़ेगा तो 72x हो गया। यहाँ लिख देते हैं देखो 72x बराबर किसके होगा, तो आप करो क्या, जैसे कि ये माइनस का 720, अच्छा उससे पहले काम और कर लेना। देखो आप इस 216 बटे 5 को ना, मतलब 216 बटे 5x को यहीं ले आना, इसको घटा देना और बराबर 720 के कर देना। अब देखो ये छोटी सी एक कैलकुलेशन है जो आपको करनी है, मैं हटा के दोबारा से बता देता हूँ। लिखा मैंने ये था कि 72x माइनस 216 बटे 5x बराबर 720। तो देखो 72 गुना 5 आप समझ रहे हो 360 होता है, 360 में से 216 आप घटाओगे 144x आपको मिलेगा।
और ये 5 आप 720 के साथ भेज दो। बाकी 144 देखो 5 बारी में 720 बनाता है, तो x की वैल्यू 25 आ गई। तो 25 किलोग्राम इसके पास टोटल चावल था, जिसमें से 12 तो उसने बेचा था एक अलग रेट से, लेकिन 60 रुपये किलोग्राम में जो चावल बेचा होगा तो इसका मतलब वो है 13 किलोग्राम। 13 इसका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको नजर आ रहा है। कहता है कि विद्यालय में 25 शिक्षक हैं और किसी प्रश्न पत्र को ना 28 घंटे में बना सकते हैं। तो देखो आप मान लो एक शिक्षक का 1 घंटे का काम 1 है, तो 25 शिक्षक मिलकर 1 घंटे में 25 काम करेंगे और 28 घंटे में इतना काम करेंगे। तो टोटल वर्क देखो आपको यहाँ से मिल रहे हैं। टोटल वर्क मैंने कैसे बनाया है, बस शिक्षकों को मल्टीप्लाई कर दिया टाइम में। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा देखो पूरा 700। तो 700 काम आपको कराना है। अब ये कैसे हो रहा है काम, देखो किसी ना किसी काम के कारण हर 10 घंटे बाद 5 सदस्यों को काम छोड़ना पड़ रहा है। मतलब शुरुआत में देखो 25 टीचर आएंगे काम करने, लेकिन 10 घंटे होते ही इनमें से 5 शिक्षक चले जाएंगे, बचेंगे 20। फिर से ये 10 घंटे काम करेंगे, 5 शिक्षक कम हो जाएंगे, फिर 15 बचेंगे, फिर ये 10 घंटे काम करेंगे। तो ऐसे ही मतलब ये काम चलता चलेगा। एक बार ही साथ साथ टोटल आप करते चलो कितना काम होता जा रहा है। जैसे कि काम इनको मल्टीप्लाई करने से हमने बनाया था, यहाँ देखो 250 बना, इधर आप समझ पा रहे हो 200 बना, और इधर 150 बना। तो मतलब 250, 150, 400 और 200 600 काम हो चुका है। अभी 100 काम और बाकी रहता है, जबकि अब टीचर जो आएंगे ना वो 10 आएंगे, 5 कम, और 10 घंटे ही ये मैक्सिमम काम कर सकते हैं इकट्ठा, और 10 घंटे में काम पूरा भी हो रहा है। तो इसका मतलब है 10, 20, 30, 40, इस तरीके से ये काम हुआ 40 घंटे में पूरा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक बार ग्राफ दिखा रखा है और बता रखा है कि एक कॉल सेंटर में किस दिन कितनी कॉल्स आती है। अब निकालना क्या है हमें, कहता है प्रतिदिन जो कॉल्स हमें प्राप्त होती है उनकी औसत संख्या मंगलवार से कितनी अधिक है। तो सबसे पहले देखो आपको एवरेज निकालना होगा, इन सबको जोड़ना होगा। जैसे कि आप इनको जोड़ोगे ना, तो 40 आप 960 को दे दो, 1000 और 800 1800 हो गया। 1800 और 900 आप समझ रहे हो 2700 हुआ। फिर 2700 में आप इसको जोड़ दो चलो, तो आप बोलोगे 2700 और 1000 3780 बन गया। अभी कितने नंबर 100 है देखो, उनको अलग से जोड़ लेते हैं। जैसे कि 800 और 700 1500, 1500 और 600 2100, 2110, 2130, 2170। तो भाई इतना बन रहा है 0, 8, 7, 15 और 8 और 1 9, 3 और 2 5। एवरेज को निकालना है तो 7 डेज है, 7 से आप डिवाइड करोगे। अब बोलोगे 7 अट्ठे 56 और बचा 35, 5 0। एवरेज 850 है, जबकि मंगलवार को जो कॉल्स है आपके सामने 840 है। इनका अंतर आपसे पूछा है कितना अधिक है, तो 10 इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको नजर आ रहा है। कहता है कि दो संख्या होगा, भाई जो योग है वो 69 है, उनका जो LCM है वो 378 और HCF 3 है। तो देखो HCF का काम क्या होता है, नंबर्स को बनाना। आप यहाँ पर ना दो नंबर्स बना लो, एक तो आप बना लो 3A और दूसरा नंबर आप बना लो 3B। अब देखो नंबर्स बनाने के बाद HCF का काम ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हमें योग दे रखा है, जब आप इन दोनों नंबर्स को जोड़ोगे तो 3 आप कॉमन ले सकते हो और ऐसे लिख सकते हो देखो, और बराबर इसको आप करोगे 69 के, तो यहाँ से देखो आपको वैल्यू मिल गई A + B की 23। उसी तरीके से LCM जो होगा ना इन नंबर्स का, तो 3 तो कॉमन है, एक बार ही लिखोगे और इनटू में AB। इतना बनना चाहिए हमारा LCM, बट बन वो 378 रहे। तो यहाँ से AB की वैल्यू आपको मिल रही है 3 से, जब आप इसको काटोगे 126। अब आपको देखो दो ऐसे नंबर सोचने हैं को प्राइम नंबर, जिनको हम करें मल्टीप्लाई तो 126 आ जाए, और जिनको जब हम जोड़े तो बन जाए 23। तो वो नंबर है 14 और 9। आप चेक कर लेना। तो इसका मतलब एक नंबर तो हो गया 3 गुणा 14 और एक नंबर हो गया 3 गुणा 9। अब हमें इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस करना है, और डिफरेंस करते टाइम आप क्या करोगे, 3 को तो ले लो कॉमन, बचेगा 14 - 9 जिसको हम 5 कहते हैं। तो 15 इन नंबर्स का अंतर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको नज़र आ रहा है। कहता है शिरीष ने 40,000 रुपये का निवेश करके एक बिजनेस शुरू किया
लिख देते हैं यहाँ पर। देखो शिरीष ने ना 40,000, बल्कि 40,000 को मैं सिर्फ 40 ही लिखूँगा, क्योंकि देखो आगे ये 3 3 0 जो है ना, आप बिल्कुल काट सकते हो, क्योंकि हमें लास्ट में भी चाहिएगा रेशियो ही। तो आप मानो शिरीष ने 40 लगाए हैं, अजय जो है वो 6 महीने बाद आता है और 55 रुपये वो लगाता है, जबकि उसके 3 महीने बाद फिर अंकित आता है और अंकित जो है 80 रुपये लगाते हैं। ये देखो इनकी कैपिटल है, जिसको छोटा करके आप और भी छोटा कर सकते हो। जैसे आप 5 इसको काटोगे ना 8 बारी, 5 से आप इसको 11 बारी काटोगे और 5 से 16 बारी। तो इस अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया है, जबकि प्रॉफिट ना 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कितना पैसा लगाया और कितने टाइम तक लगाया, तब जाकर हम प्रॉफिट का रेशियो तैयार करते हैं। अब टाइम देखो शिरीष का तो भाई पूरे 12 महीने रहेगा अगर 1 साल की बात करें। अंकित 6 महीने बाद आया था, तो साल ख़त्म होने में भी 6 महीने है, इसका पैसा 6 महीने चलेगा। सॉरी अजय था ये। और लास्ट में जो अंकित है ना, वो अजय के भी 3 महीने बाद आया, यानी कि शुरुआत से 9 महीने बाद, और साल ख़त्म होने में 3 महीने बाकी है, तो इसका पैसा सिर्फ 3 महीने काम करेगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट का रेशियो यहाँ से तैयार कर सकते हैं। अब देखो टाइम का भी रेशियो छोटा हो रहा है, जैसे 3 1 कम 3, 3 से आप 2 बारी काटो 6, और यहाँ से 4 बारी, और भी आप काट सकते हो। देखो जैसे आप 2 से 2 बारी काट लो, ये 2 कट गया, और 2 से 8 बारी कट गया। तो लास्ट में जो बिल्कुल लास्ट में रेशियो आपको मिल रहा है वो 16:11:8 मिल रहा है। इस रेशियो में इनको प्रॉफिट प्राप्त होगा, जबकि 16 और 11 27 और 8 35 बन रहा है ये, और बता हमें 17,500 रखा है। तो 35 की देखो वैल्यू आपको दे दी 17,500। 17,500 को आप 35 से डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको 500 मिल जाएगी, और 500 से आप सबको गुणा कर देना। हमसे पूछा जा रहा है देखो शिरीष का हिस्सा, तो शिरीष का हिस्सा 16 गुना 500 होगा, मल्टीप्लाई आप करोगे तो बहुत आसानी से आपको 8,000 मिल जाएगा। तो यही सवाल का आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको नजर आ रहा है। कहता है कि एक परिवार के 3 बच्चों की औसत आयु 11 वर्ष है। देखो औसत 11 है और नंबर ऑफ जो स्टूडेंट जो बच्चे हैं वो 3 है। तो यहाँ जो योग बनेगा ना, देखो वो बनेगा 33। आप समझ पा रहे हो, औसत की गुणा अगर हम करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स में तो आ जाता है योग। माता पिता को अगर हम इनमें इंक्लूड कर लेते हैं तो ये टोटल 5 मेंबर्स हो जाएंगे, और 23 उनका एवरेज है, तो 23 गुना 5 आप समझ रहे हो 115। अब 115 देखो 5 लोगों का है सम, और 33 है 3 लोगों का। तो जब हम माइनस करेंगे ना इन 3 बच्चों का योग, तो 82 जो हमें मिल रहा है ये मदर और फादर का होगा। आप इसको लिख सकते हो फादर प्लस मदर मिलाकर 82 वर्ष के होंगे, जबकि बता रखा है कि जो फादर है ना वो मदर से 2 वर्ष बड़े हैं, तो F-M2 हुआ। अब यहाँ से आपको आता है कि फादर की एज कैसे निकालें, मदर की कैसे। अगर जो निकालनी है फादर की एज तो दोनों को जोड़ के आधा करोगे, और अगर मदर की एज निकालनी है तो दोनों का अंतर करके आधा करोगे। मदर की ही एज पूछी जा रही है, तो दोनों का देखो अंतर 40 है और उसका आधा, मतलब अंतर 80 है और आधा 40। 40 साल यहाँ पर मदर की एज होगी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% की ब्याज दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज उसी राशि पर 3 वर्षों के लिए 20% ब्याज की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि दिए गए चक्रवृद्धि ब्याज से 518 रुपये कम होगा। धनराशि ज्ञात करें। अब देखो भाई यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ही बार बार रिपीट हो रखा है एक वर्ड। कुल मिलाकर कहानी ये है कि 2 वर्षों के लिए तो आप निकालोगे 10% की दर से टोटल कितना परसेंट ब्याज दिया जाएगा, और दूसरा आप निकालोगे 3 वर्षों में 20% की दर से टोटल कितना परसेंट ब्याज दिया जाएगा, और अंतर हम करेंगे जो कि हमें दे रखा है 518, और 100% की वैल्यू हम निकालेंगे जो कि होगा यहाँ पर प्रिंसिपल यानी धनराशि। अब कंबाइंड मेथड देखो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि x + y + xy/100। आप इस फॉर्मूले से ना 2 बारी ब्याज जो देते हो तो उसको कंबाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ आप 2 बारी दोगे 10 की दर से,
10 और 10 20, और आप समझ रहे हो यहाँ 100/100 1 बनाएगा, यानी कि 21%। अब 20% को देखो 3 बारी ब्याज देना है आपने 20% की दर से, तो आपको ये फॉर्मूला ना 2 बारी लगाना होगा। पहली बारी आप फॉर्मूला लगाओगे 20 + 20 40, और यहाँ बनेगा देखो 400/100 यानी कि 44 बन गया 2 बारी का। तो अभी एक बारी और भी ब्याज देना है 20 से। फिर से आप जब यहाँ पर x + y वाला फॉर्मूला लगाओगे, x + y आपको 64 नज़र आ रहा है, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई आप करोगे 880/100 यानी कि 8.8। तो भैया 72.8% आप यहाँ ब्याज दोगे, और दोनों के बीच का अंतर अगर आप करते हो तो आपको ना 51.8% मिल जाएगा। अब यही बस इसका मेन पॉइंट था जो मैं आपको समझा चुका हूँ, आगे कुछ नहीं करना। जैसे कि 51.8 आपने अंतर निकाला है परसेंट में, वही अंतर आपको रुपए में 518 दे रखा है। आप इस पॉइंट को हटाओगे, नीचे एक ज़ीरो आएगा, वो यहाँ आ जाएगा, और 518 10 बारी में इसको काटता है, यानी 1% 10 है, और प्रिंसिपल 100% होता है, यानी 10 × 100 1000 होगा, 1000 रुपये इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं 3 है ABC, ए का 25%, देखो यहाँ लिख देते हैं ए का 25% बराबर है बी के 12% से। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ए और बी की ना वैल्यूज़ निकाल सकते हो रेशियो में। करना क्या होगा, बस पलट देना होगा, 12/25 क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब इतना भी मत लिखना, देखो आगे बी के 12% ये तो हो गया, बी का 20% सी के 10% के बराबर है। तो अब यहाँ पर आप B/C को ना पलट कर पहले लिख दो, आप बोलोगे 10/20, या फिर और छोटा करिए तो 1/2। अब आप ये देखो कि B भाई कॉमन टर्म है, क्या वो दोनों जगह पर सेम है? तो यहाँ B 25 है और यहाँ 1 है, आप बोलोगे नहीं है इक्वल, तो यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करके इक्वल बना लो। और फाइनली जो ABC हमने बनाए देखो, वो इतने बने कि A 12 B 25 और C आपको नज़र आ रहा है 50। अब कहता है कि सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, आप देख पा रहे हो सी ए से 38 अधिक है ए से, नीचे आप 12 को रखोगे, परसेंट के लिए 100। अच्छा 12 इसको ना देखो 3 से ऊपर बारी काटेगा, और 3 × 100 यानी 300 से ऊपर आंसर होगा, एक ही ऑप्शन है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपको नज़र आ रहा है, कहता है कि भाई 18 जो है वो ठोस गोलार्ध है। गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला, यानी कि हेमिस्फेयर, और उसको पिघलाकर हमने एक बेलन बनाया है। बेलन की आपको त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है, और पूछा जा रहा है कि वो जो गोलार्ध है ना 18, उनमें से प्रत्येक की त्रिज्या क्या होगी। तो ऐसे में करना क्या होता है, देखो जब भी आप शेप चेंज करते हो तो वॉल्यूम्स को इक्वल करना होता है। एक गोलार्ध का वॉल्यूम आप समझते हो 2/3 पाई r³ होगा, और ऐसे एक नहीं है 18 है। तो जितना वॉल्यूम इनसे मिला उसी वॉल्यूम से बेलन बनाया। बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन पाई r²। r देखो 8 आपको दे रखा है, और h है 12। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, 3 से 6 बारी कटा 18, 6 दूनी 12 से 12 कट गया। तो r³ है ना, देखो वो आ रहा है आपका 64। तो आप समझ रहे हो कि 64 4 का क्यूब होता है। तो उनमें से प्रत्येक गोलार्ध की जो त्रिज्या रहेगी वो रहेगी 4। राशि उधार लेता है, और साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में ना देखो इतना रुपए उसका मतलब पैसा हो जाता है। इतने रुपए का मतलब है कि आप घटा के देखोगे तो 1300 रुपये यहाँ पर ब्याज होगा। भाई देखो ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, दोनों का अंतर ब्याज होता है। अब कहता है अगर ब्याज की दर दुगनी कर दी जाए तो सीधी सी बात है फिर ब्याज भी तो दुगना ही मिलेगा। तो उस कंडीशन में हमें 2600 रुपये ब्याज मिलता, और 13,000 हमारा पैसा प्रिंसिपल होता, तो 15,600 रुपये हमें प्राप्त हो रहे होते। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है, और वो है 3:7। इसके अलावा आपको खर्चों का भी दे रखा है, एक्सपेंडिचर्स का रेशियो, और वो है आपका 4:3। बी की सेविंग्स हमसे पूछी जा रही है, जबकि हमें ए के रेस्पेक्ट में डाटा दे रखा है। कहता है ए 2400 रुपये भाई कमाता है, और उसमें से 300 रुपये की बचत करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2100 रुपये खर्च करता है। अब एक ही देखो, एक तो आय जो 2400 है, लेकिन हमें 3 दिखाई जा रही है,
तो 3 की वैल्यू 2400 का मतलब है कि ये 800 गुना हुआ। तो आप इस नंबर को भी 800 से गुना कर दोगे। बी की आपको यहाँ से इनकम मिल जा रही है 5600 रुपये। उसी तरीके से ए का जो खर्चा आपको 4 दिखा रखा है वो असल 2100 है। तो 2100 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 525 गुना मिलेगा। आप कह सकते हो एक यूनिट की वैल्यू 525 मिलेगी। तो यहाँ भी आप 525 से गुना कर दो और ये आपको मिलेगा 1575। और सेविंग्स हमसे पूछिए, आप समझते हो इनकम में से एक्सपेंडिचर अगर हम हटा दें सेविंग्स आ जाएगी। तो 4025 इस सवाल का होगा आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 है। कहता है कागज़ की एक आयताकार शीट, एक शीट है देखो इस तरीके से आयताकार, और बता रखा है कि भाई लंबाई जो है चौड़ाई से 14 सेंटीमीटर अधिक है। तो L माइनस बी आप 14 लिखोगे। इसके अलावा देखो परिमाप आपको बता रखा है। आप समझते हो कि परिमाप जो होता है ना आयत का, रेक्टेंगल का, वो ये होता है और ये आपको 116 दे रखा है। तो अगर मैं इस 2 से इसको काट लूँ तो आप बोलोगे कि लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 58 होनी चाहिए। और अब यहाँ से आप क्या करोगे, L और B को ना अलग अलग कर लो। फिर से देखो दूसरी बार ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। अगर आप L निकालना चाहते हो बड़ा नंबर, दोनों को जोड़ के आधा करोगे। दोनों को जोड़ने से 72 बन रहा है जिसका आधा 36 हुआ। और चौड़ाई आपको निकालनी है, दोनों को अंतर करके आधा कर दो। 58 में से 14 गया तो बचता है 44 और 44 का आधा होता है 22। अब देखो लंबाई आपको 36 मिल चुकी है और चौड़ाई आपको मिल चुकी है 22। अब बड़े ध्यान से आपको समझ रहा है, देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने। अब कहता है कि इस आयताकार शीट को ना मोड़ दिया जाता है। और मोड़ा कहाँ से जाता है, देखो मतलब इसे यहाँ से मिलाकर आप ये मिला दो तो देखो ये ना सिलेंडर बन जाएगा इस तरीके से, अगर आप समझ पा रहे हो। आप बेशक एक शीट लेना और उसके दोनों कोने मिला देना तो आपको बिल्कुल सिलेंडर बनता नज़र आ जाएगा। ऐसा एक सिलेंडर बन जाएगा जिसकी हाइट देखो 36 ही रहेगी लंबाई जितनी। लेकिन फ़र्क क्या आ जाएगा कि ये जो चौड़ाई थी ना, ये असल में घूम के क्या बन गया, एक तरीके से ना पेरीमीटर बन गया सर्कल का, जो कि 2πr होता है। 2 गुना 22/7 गुना में r को हम बराबर कर सकते हैं देखो 22 के। तो यहाँ से आपको r मिल रहा है 7/2। जो रेडियस मिली सिलेंडर की वो 7/2 मिल गई। और हाइट मैंने पहले समझा दिया आपको, जो कि होगी इस लंबाई जितनी, यानी कि 36। और इस सिलेंडर का, इस बेलन का वॉल्यूम निकालना है। तो मैं सबको हटा देता हूँ। देखो वॉल्यूम आपको पता है πr² h होता है। तो पाई इंटू में r, जैसे कि अभी हमने कैलकुलेट किया है 7/2 आया था और h 36 था। तो देखो 2 और 2 4 से नंबर 9 बारी कटेगा। एक 7 से 7 आप काट दो, बाकी 9 गुना 7 आप समझते हो 63 का 3 और 3 गुना 2 6। तो इकाई अंक 6 बनना चाहिए और एक ही ऑप्शन में यही आप छोड़ दो। इसके बाद चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 17 में। यहाँ आपको एक ग्राफ दिखा रखा है और टोटल ना देखो 3 चैनल्स हैं, स्टार प्लस, जी और सोनी। तो कहता है कि भाई किस दिन कितने दर्शकों ने कौन सा चैनल देखा है वो आपको बता रखा है। और बड़ा आसान सा सवाल आपसे पूछा है कि किस दिन दर्शकों की संख्या न्यूनतम थी, यानी सबसे कम थी। तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे ना, जैसे मैं एक जोड़ के दिखा रहा हूँ आपको, इन तीनों को आप जोड़ लो, आपको मिलेगा 200, 400 और एक 580। तो रविवार को ना टोटल 580 लोगों ने देखा है तीनों चैनल्स को मिला। ऐसे ही आप टोटल करते चलना तो आपको देखने को मिलेगा कि बुधवार को सबसे कम संख्या रही दर्शकों की। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 है। कहता है कि 500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के लिए कार से, मतलब पूरी करने के लिए कार से और फिर बाइक से 10 घंटे की यात्रा करता है। ठीक है, देखो टोटल 500 किलोमीटर चलना है 10 घंटे में, ये तो है टारगेट। अभी पहले उसने चलना शुरू किया कार से। कितना चला भाई कार से, 200 किलोमीटर। और कार की गति भी आपको बता रखी है 30। तो इससे क्या होगा, आपको टाइम पता चल जाएगा और आप बोलोगे 20/3 घंटे तो अब तक लग चुके हैं, जबकि टोटल टाइम 10 था। 10 में से 20/3 आप घटाओगे तो 3 गुना 10, 30 में से 20 गया, 10/3 घंटे और बचे।
अब इन 10/3 घंटे में आप समझ पा रहे हो 300 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है। तो 10/3 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी। तो आगे जैसे आपने बाइक से चलाया तो बाइक की स्पीड ना 90 होनी चाहिए, बस यही इस सवाल का आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये मिक्सचर एलिगेशन से आप कह सकते हो। कहते हैं कि मिश्रण में ना भाई 15% नमक है और बाकी है पानी। अब 15% की फ्रैक्शन आप अगर बनाते हो 15/100 करके तो वो 3/20 बनेगी। तो इसका मतलब है कि भाई 20 में से जो नमक है सॉल्ट वो तो है देखो 3। तो फिर भाई बाकी का 17 क्या होगा, आप बोलोगे पानी यानी कि वाटर। अब हमें क्या करना है, नमक को मिलाना है इस मिश्रण में ताकि नमक ना 25% हो जाए। अब 25% की फ्रैक्शन आप बना लो, 1/4 होती है। तो इसका मतलब है कि 1/, मतलब कि 4 में से अब 1 होना चाहिए नमक और 3 होना चाहिए पानी। अब मिलाया क्योंकि आपने नमक को है तो पानी तो कम से कम दोनों जगह सेम होना चाहिए। बस आप इन दोनों को ही सेम जब बनाओगे तो आप समझ रहे हो ऊपर 3 से और नीचे 17 से मल्टीप्लाई करके दोनों को 51 बना सकते हैं। बट क्योंकि देखो हमने रेशियो में थोड़ा सा अब चेंज कर दिया तो आपको यहाँ भी 3 से और नीचे वाले नंबर को यहाँ 17 से इंटू करना होगा। और अब आप सिर्फ मुझे बताओ कि ऊपर और नीचे टोटल कितनी कितनी मात्रा बनी। तो आप बोलोगे 17 दिए 51 पानी और 9 नमक, यानी ऊपर तो 60 यूनिट बनी। नीचे देखो 17 नमक और 51 पानी, आप बोलोगे यहाँ 68 बनी। अब क्वांटिटी को मैं और छोटा कर सकता हूँ। देखो रेशियो अगर आप बनाना चाहते हो तो आप बोलोगे कि इसको 4 से काट लेते हैं, 15 बारी कटेगा और 4 से कटेगा ये 17 बारी। तो 15:17 में रेशियो आ रहा है पहली और बाद वाली इसका मिश्रण का। अब बाद वाली जो ये मिश्रण है ना 17 यूनिट, ये हमें बता रखा है 102 है। और आप समझ रहे हो 102 जो होता है ना 17 के टेबल में 6 बारी आता है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 होगी। तो शुरुआती मिश्रण जो कि 15 यूनिट है, 15 गुना 6, इसकी मात्रा होगी 90 लीटर। इसके बाद चलते हैं भाई इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। परसेंटेज से ही क्वेश्चन है। कहता है कलम का मूल्य 35% कम कर दिया गया। अब देखो मैं यहाँ आपको 35% की फ्रैक्शन बना के दिखा देता हूँ, 7/20 बनेगी। तो इसका मतलब है कि अगर पहले वाला प्राइस भाई 20 था तो वो 7 से कम होकर ना, मतलब प्राइस यहाँ नहीं लिखते हम, ऐसे लिखते हैं प्राइस। अगर पहले वाला प्राइस 20 था तो वो 7 से कम होकर ना 13 हो गया। जबकि जो क्वांटिटी होगी ना कंजम्पशन, उसका ये उल्टा बनेगा, 13 और 20। होता क्या है देखो, जब हम खर्च बराबर करते हैं ना तो प्राइस बढ़ेगा जितना, उसके उल्टे रेशियो में हम क्वांटिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। आपने पढ़ रखा होगा। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि भाई 7 यूनिट सामान ज़्यादा आ सकता है, जबकि आपको बता रखा है कि पहले से ज़्यादा सामान आ सकता है 4, मतलब 4 पेन वो ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो 7 की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 4 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे ना आपको 1 यूनिट पता चल जाएगा। और ये जो रेशियो में आपकी क्वांटिटी चल रही है अब ये रियल बन जाएगी अगर आप दोनों को 4/7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो हमसे पूछा जा रहा है कलम का घटा हुआ मूल्य है। ये घटा हुआ मूल्य होगा, मतलब इस तरफ मैंने सब कुछ नया लिखा है, ये घटने के बाद है। तो घटने के बाद हम जो सामान खरीद सकते हैं वो देखो कितना है, 80/7। इतने पेन हम खरीद सकते हैं। और कितने रुपए में, तो देखो वो बता रखा है 150 में। तो आप सिंपली 150 को जब डिवाइड करोगे 80/7 से तो आप समझ रहे हो 7 पलट कर ऊपर चला जाएगा, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो। और यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे जैसे कि 15 गुना 7 105 होता है बटे में 8, तो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा 13.125 रुपये। यानी कि एक पेन का घटा हुआ मूल्य 13.125 रुपये होगा। बाकी भाई यहाँ ये पेपर ख़त्म होता है, जल्द मिलते हैं किसी दूसरे पेपर के साथ, और जब तक आप इसको कंप्लीट करो। थैंक यू।